हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम लेंगे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस अध्याय में हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र, और इससे आगे वाले अध्याय में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विभव। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या उसे घुमाने में किया गया कार्य, उसकी साम्यावस्था यानी वो साम्यावस्था में कब होता है ना। विद्युत क्षेत्र में उसको रखते हैं। विद्युत क्षेत्र नियत है, कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड तब, या फिर बदलने वाले फील्ड में रखते हैं तब, है ना। ये कुछ चीज़ें अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं। यानी कि विभाव से जुड़ी हुई जो बातें हैं और जो कार्य या उसकी ऊर्जा की बातें हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसे धारिता, विद्युत विभव और धारिता के नाम से आप जानते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं केवल विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र, और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका भौतिक अस्तित्व क्या है। यानी अगर हम उसे प्रायोगिक रूप में देखें तो वो चीज़ कहाँ होती है ना, वास्तव में वो चीज़ प्रकृति में कहाँ होती है, कैसे वो काम करती है। और जहाँ तक उसके काम करने की बात है तो ये हम अगले चैप्टर में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कहाँ होते हैं, वो किस प्रकार विद्युत क्षेत्र के साथ तालमेल मिलाते हैं, विभव को बढ़ाते हैं, विभव को घटाते हैं, या विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उसमें संचित ऊर्जा किस प्रकार की होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, प्रैक्टिकली अगर देखें, बात करें कि भाई परिभाषित कैसे करें विद्युत द्विध्रुव को, सबसे पहली चीज़ क्या होती है। देखिए मैं पहले नाम ही लिखता हूँ उसका, विद्युत द्विध्रुव और इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो क्या कहता है, दो समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय। कैसा, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव है ना। देखो ये भाषा जो शब्द हैं ऐसे देखो, ये कहलाता है ना, ऐसे लिख देते हैं, कहलाता है ना, ऐसे। अब यहाँ हमने ये बात तो कह दी कि भाई दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक, पहली बात ये आई कि समान परिमाण के आवेश हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है। अब अगर हम देखें कि ये कितनी दूरी पर होंगे, किस प्रकार होंगे, तो हम शुरू करते हैं, मानते हैं कि हमारे पास जो है दो आवेश है, मान लीजिए एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। एक पॉजिटिव चार्ज है, इसे कह देते हैं प्लस क्यू, इसे कह देते हैं माइनस क्यू, और ये कुछ दूरी पर रखे हैं, मान लीजिए ये कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके बीच की दूरी को हम d मान लेते हैं। ठीक, प्रायोगिक रूप से अगर देखा जाए, प्रायोगिक रूप से अगर देखा जाए, वास्तव में अगर देखा जाए प्रकृति में कैसा हो रहा है, तो ये चीज़ कहाँ होती है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कहाँ होता है। ये कहता है सह संयोजक बलों में, सह संयोजक बलों में, सह संयोजी यौगिकों में। केमिस्ट्री में आप देख रहे होंगे कि एक सह संयोजक बल होता है, कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है
ये इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा होता है तो कह रहा है इसमें जब विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, जब उसमें भिन्नता होती है, दो परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब भिन्नता होती है तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा ऋणात्मक वाले की तरफ थोड़ा सा खिसका हुआ होता है, जिसके कारण ये चार्ज थोड़े थोड़े से चार्ज दिखाई देते हैं, उसके ऊपर अपीयर होते हैं। ठीक, तो वास्तव में देखा जाए तो ये चीज़ वहाँ पर निकल के आती है। अब इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ये माना हुआ है क्या और इसमें वास्तव में क्या चीज़ है। अब देखिए, मान लीजिए मैं H और Cl के बीच में एक सहसंयोजी बंध बनाता हूँ। तो 10वीं क्लास से ही आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर एक साझे का इलेक्ट्रॉन है। एक साझे का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु से आता है, एक साझे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के परमाणु से आता है। और आपको ये भी मालूम है कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की शक्ति ज़्यादा है, यानी क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज़्यादा है। तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन जो बीच में होना चाहिए था, ये साझे का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जो बीच में होना चाहिए था, ऐसे ये मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से आता है और ये मान लीजिए क्लोरीन से आता है। ये साझे के इलेक्ट्रॉन के कारण बना हुआ एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है। तो ये क्लोरीन की तरफ खिसका हुआ होता है। अब क्लोरीन की तरफ खिसकाने का मतलब होता है कि मैं थोड़ा सा इसको क्लोरीन की तरफ खिसका देता हूँ। देखिए ऐसे, देखिए थोड़ा सा मैंने क्लोरीन की तरफ खिसका दिया। अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लोरीन के बाद डिस्टेंस इसकी कुछ थोड़ी सी दूरी जो है इसकी कम हो गई, हाइड्रोजन से कुछ ज़्यादा हो गई। ठीक, अब जो साझे का इलेक्ट्रॉन है इसके कारण चूंकि जो प्रोटॉन है, अब हाइड्रोजन में कौन बचा है, हाइड्रोजन के नाभिक में कौन है, इस बात को मतलब समझना है, इस बात को प्रैक्टिकली इस बात पे ध्यान देना है कि प्रायोगिक सत्य क्या है द्विध्रुव का। सिर्फ याद कर लिया, उसका फॉर्मूला याद कर लिया, उसे परीक्षा में लिख दिया, यार ये कोई मज़े की बात नहीं है, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। ये तो हमें करना ही है, हमें मतलब समझना भी है चीज़ों को। देखो अब होगा क्या कि इसके पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश का संतुलन रहता है, जिसके कारण आवेश शून्य दिखाई देता है। आवेश शून्य होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आवेश ही शून्य है। आवेश शून्य होने का मतलब ये है कि उसका जो बाहर प्रभाव आ रहा है वह शून्य है, यानी जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है इतना उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा, सीधी सी बात है। तो उसका मतलब ये होगा कि जब इस हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है, जब उस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन से संतुलन नहीं हो पाता, यानी ये थोड़ा दूर चला जाता है, क्लोरीन की तरफ चला जाता है, तब उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। यानी इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने एक नया प्रतीक दिया जिसे हम कहते हैं डेल्टा। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि क्लोरीन की तरफ खिसक जाता है तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव आवेश दिखाई देता है, ऐसे। ठीक, अब ये हमें कैसे पता लगा कि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है या इस पे नेगेटिव चार्ज है। कहता है जब इसे बाहरी किसी विद्युत क्षेत्र में तुम रखते हो, यानी जब इसे किसी बाहर के विद्युत क्षेत्र में रखते हो, जब इस पर कोई बल लगाते हो, विद्युत बल, तो वो बल इस पर लगता है और ये उस बल में अपने गुणों के अनुसार अपनी प्रकृति को बदलने की कोशिश करता है। यानी बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र पर ये चीज़ काम करती है। तो जब बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र पर ये चीज़ काम करती है, इसका मतलब सीधा है कि आवेश इसमें हैं। ठीक, और बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब ये आता है तो इस पर बल लगते हैं, बलों के कारण ये घूमता है, क्योंकि कुल बल जो बनता है इसके ऊपर, अगर देखें हम नियत विद्युत क्षेत्र लगाएं तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है, जितना धनात्मक चार्ज है उतना ऋणात्मक चार्ज भी है। तो कह रहा है गति तो नहीं होती इसमें, ये चल के तो नहीं जाता इधर उधर, लेकिन घूमता है। अब ये घूमता है क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर बल किसी और दिशा में लगता है, नेगेटिव चार्ज पर बल उसकी विपरीत दिशा में लगता है। विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल हम जानते हैं, भाई विद्युत क्षेत्र से एक बल लगता है, धनात्मक आवेश पर बल उसकी दिशा में लगता है विद्युत क्षेत्र की, और ऋणात्मक पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि इसमें ये थोड़ा सा धनात्मक और ऋणात्मक आवेश इस पर दिखाई देता है। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश प्रैक्टिकली जो होता है ये बहुत कम होता है, यानी ये आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी कम होता है। अगर मैं डेल्टा की बात करूँ, डेल्टा का परिमाण इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी कम होता है। ठीक, जबकि हमने यहाँ एक बात पढ़ी है कि प्रकृति में जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता।
ठीक, ये हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण बोल देते हैं चार्ज का, आवेश का क्वांटीकरण हम बोल देते हैं। उसमें हम ये बात कह रहे थे कि भाई कोई भी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर कम है। इसका मतलब ये होता है कि ये चार्ज अनुभव में आता है, ये चार्ज अपीयर होता है, दिखाई देता है, ये चार्ज बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम। आवेश का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो चारों तरफ हाइड्रोजन के परमाणु के चारों तरफ एक बादल सा है, उसका घूमना है, उसका प्रभाव है, वो इस चार्ज को बनाता है। बनाने का मतलब ये हो गया कि जो प्रभाव बना आवेश का वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम बना। प्रभाव का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ साझे के बॉन्ड में एक जगह पर नहीं रखा है, इसका मतलब यह है कि वो उसका एक बादल है, उसका एक बादल सा है, हाइड्रोजन के परमाणु के चारों तरफ, इधर क्लोरीन के परमाणु के चारों तरफ उसका एक बादल सा है। तो वो क्लाउड जो है, वो बादल जो है, वो प्रभाव बना रहा है, वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ खिसका हुआ है। इसीलिए प्रायोगिक रूप से देखने पर इसका मान, आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम ही होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रभाव है, प्रभाव के कारण उभरा हुआ आवेश है, इसीलिए इसका मान कम आता है प्रैक्टिकली। ठीक, जबकि हम अपने आंकिक प्रश्नों में, न्यूमेरिकल्स में हम इसका कोई भी मान लगा लेंगे, लेकिन प्रायोगिक सत्य यही है कि इस तरह का जो अणु है, ठीक, वही विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, और उसमें जो आवेशों के मान है वास्तव में जो दिखाई देते हैं सहसंयोजक बलों के कारण, वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से परिमाण में कम होते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया कि विद्युत द्विध्रुव कौन सी चीज़ है और कैसे काम कर रही है ये चीज़। चलिए अब देखते हैं, अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो d है। ठीक, अब ये d वास्तव में कितनी है? वास्तव में d बहुत कम है, मतलब वास्तव में d इतनी कम है कि ये एंगस्ट्रॉम से भी कम है, 10⁻⁻10 मीटर से भी ये कम है। ठीक, और आवेश का आपने पता लगा ही लिया, इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी कम है ना। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ है। अब परिभाषित करते हैं इसका डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहली चीज़, बिल्कुल पहली चीज़ है कि भाई इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हम परिभाषित करेंगे। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? डाइपोल मोमेंट, है ना। ठीक, डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण सबसे पहले परिभाषित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये घूमता है, विद्युत क्षेत्र में ये घूमता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है परिभाषित हमें करना पड़ेगा। मोमेंट इसका हमें करना पड़ेगा, इसका आघूर्ण हमें परिभाषित करना पड़ेगा कि इसकी घूमने में कितने बल लगते हैं, इसके घूमने में कितनी ऊर्जाएं होती हैं, है ना, वो सारी बातें हैं। तो सबसे पहले ये हमें परिभाषित करना पड़ेगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक, कैसे? इसको P लिखते हैं और ये होती है Q का परिमाण और D, ऐसे देखिए D। तो D जो राशि है, D जो वेक्टर है, वो आपका होता है नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ। देखो नेगेटिव आवेश को मैं ठीक से दिखाता हूँ, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव दिख रहा है, ये देखिए ये बना दिया मैंने। ठीक, अब ये D जो होता है ये होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, यानी P की जो दिशा है, P की दिशा ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज से -Q से +Q की तरफ होती है। ये भी बात आ गई। ठीक, और क्या है? दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये, और इसको अगर सदिश राशि मान लिया जाए, ठीक, यानी इसको एक विस्थापन का रूप दे दिया जाए, तो इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। ठीक, अब सवाल यह है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये जो P है, ये काम कहाँ करता है? देखिए दिशा हो गई इसकी, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो गया। तो सामान्यतया आंकिक प्रश्नों में, सामान्यतया
आंकिक प्रश्नों में हम ये मान लेते हैं कि भाई ये केंद्र पर कार्य करता है, यानी केंद्र पर ये कार्य करता है P। जो P है वो कहाँ काम करता है? डाइपोल के आवेशों को, विद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली मध्य बिंदु पर ये कार्य करता है और धनात्मक आवेश की तरफ ये कार्य करता है, और इसकी वैल्यू इतनी होती है, एक सदिश राशि हो गई है। अब मान लीजिए इसको परिमाण में लिखना चाहते हैं, तो परिमाण में कितना होगा? परिमाण में जो P का परिमाण होगा वो कितना होगा? वो होगा Q का परिमाण D। ठीक, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक, अब इसको फिर दूसरे शब्दों में कैसे लिखते हैं? कहता है ये जो आवेशों को मिलाने वाली लाइन है मध्य बिंदु से, इसको दो भागों में भी बांट सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु पर हमने कहा कि भाई मध्य बिंदु पर हम सारी गणनाएं करेंगे, मध्य बिंदु के सापेक्ष हम सारी गणनाएं करेंगे, और जो P है उसे मध्य बिंदु पर कार्य करता हुआ मानेंगे। तो फिर हमने कहा मध्य बिंदु या सेंटर जिसे बोलते हैं डाइपोल का सेंटर, केंद्र जो है, वहाँ से हम दोनों तरफ इस दूरी को A और A मान लेते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि अगर A के पदों में लेंगे P को, डाइपोल मोमेंट को, कितना हो गया? 2QA हो गया। देखो ये बन गया, यानी बात स्पष्ट हो गई, याद रहेगी हमें कि जो D है वो कितना हो गया? परिमाण में देखें तो 2A हो गया। यानी डाइपोल की लंबाई, डाइपोल द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई वो कितनी मानी गई? 2A मान ली गई। क्यों मान ली गई? क्योंकि हमारे लिए आसान होगा, हमारे लिए सरल होगा कि उसके केंद्र से हम कोई भी दूरी ले सकते हैं, फिर उसमें A को जोड़ा जा सकता है, A को घटाया जा सकता है। अगर मैं पूरा D ही मान लूँ तो मुझे दोनों तरफ फिर भी केंद्र से ही मुझे लेना पड़ेगा, तो केंद्र से मुझे फिर D/2 करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया कि माइनस से प्लस तक लेने का टोटल अगर देखें डाइपोल की लंबाई को, उसके केंद्र से दो भागों में बांट दिया गया, आधी नेगेटिव चार्ज की तरफ, आधी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये अपनी सरलता के लिए गणितीय विधियों में इस्तेमाल करने के लिए हमने किया है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपने परिभाषित कर दिया कि भाई विद्युत, ये बड़ी ज़रूरी बात थी, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, सीधा याद कर लेंगे आप, सर डाइपोल मोमेंट तो इतना ही होता है, खास बात नहीं है। लेकिन आपने इस बात को ठीक से सुना तो अब ये बात आपके दिमाग में फिट बैठ गई कि भाई प्रायोगिक रूप है, और वास्तव में डाइपोल क्या है, सहसंयोजक, जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनमें किस तरीके से ये काम करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दो बिंदु उभर के आते हैं मेरे पास, एक आता है मात्रक और दूसरी बात आती है आदर्श द्विध्रुव। दो बातें मेरे सामने आती है निकल के, एक तो इसका मात्रक मुझे बताना है, भाई मात्रक क्या होगा इसका, एक आदर्श द्विध्रुव क्या होता है। अब पहले अगर मैं बात करूं मात्रक की, तो मात्रक क्या बनेगा? देखिए मात्रक क्या बनेगा, P कितना हुआ? 2QA हुआ। तो मात्रक क्या बनेगा? मात्रक बनेगा कूलम, और ये क्या है? A, दो आवेशों के बीच की दूरी है, ये बन जाएगी मीटर में। तो ये देखो ये मात्रक बनेगा। ये तो हो गई पहली बात। अब आया आदर्श द्विध्रुव। आदर्श द्विध्रुव का मतलब हो गया आइडियल डाइपोल। क्या शर्त है इसमें? कहता है जो आवेश है वो अधिकतम हो। क्या शर्त बना रहे हैं? जो आवेश है वो अधिकतम हो, आवेश का मान अधिकतम हो, और जो A है या 2A है वो क्या हो? वो निम्नतम हो, है ना? हो है ना? यदि, ठीक, तो यदि आवेश का मान अधिकतम हो, याद रखेंगे, और उनके बीच की दूरी कम से कम हो,
तो ऐसा द्विध्रुव क्या माना जाता है? आदर्श द्विध्रुव माना जाता है, आइडियल डाइपोल माना जाता है। कहीं कहीं आपने सुना होगा आइडियल गैस, तो आइडियल गैस मतलब वास्तव में कोई गैस नहीं होती। तो सीधी सी बात है कि माना जाने वाली बात है कि भाई आइडियल डाइपोल मान लेते हैं, तब इसकी कैलकुलेशन या इसकी गणनाएं करेंगे। उसमें दो बातें होती हैं, ठीक है। मात्रक मिल गया कूलम मीटर। अब कूलम मीटर को हम छोटे में कैसे लिखते हैं? देखो CM लिख देते हैं, देखो ऐसे, है ना, ऐसे लिख देते हैं CM, कूलम मीटर। कहीं कहीं पे आप देखेंगे CM लिखा है तो कूलम मीटर है ये, ठीक है। अब आया अगली बात, विद्युत क्षेत्र, यानी द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र कैसे बनाएंगे? देखो विद्युत क्षेत्र क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहली बात होती है, हमने एक चीज सीखी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिंदु आवेश के लिए फॉर्मूला याद दिलाऊंगा पहले मैं। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, है ना। देखो फॉर्मूला याद दिलाऊंगा पहले मैं। कई बार क्या होता है, सर वो तो भूल गए थे तो आपने लगा दिया फॉर्मूला, पता नहीं। तो बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए बिंदु आवेश है और इससे कोई दूरी ले लें यहाँ से R पे, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है बिंदु आवेश से आगे की तरफ होता है, देखो ऐसे, है ना। ये E जो होता है ये होता है Q/4πε0 R², है ना। वो किसी बिंदु पर आवेश से परे को जाता हुआ, ठीक। हालांकि ये आवेश से ही चलता है, इस लाइन को सीधा मिला सकते हो, देखो ऐसे, है ना, किसी R पे ले ले। और ऋणात्मक आवेश की वजह से क्या होता है? ऋणात्मक आवेश की वजह से ऋणात्मक आवेश की तरफ आता है। मान लीजिए ऐसे बना दूं, देखो इस बिंदु पे बना दूं, मान लो, है यहाँ बना दूं E, होता वही है। इस आवेश का मान क्या है? Q, इसका मान क्या है? -Q, इसको +Q मान लिया। चीज़ वही है KQ/R², जहाँ ये K क्या है? 1/4πε0, ये है आपका नियतांक, है ना। तो ये चीज़ें, ये फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं। और इसमें सिंपल सी बात है भाई, 4πε0 क्या? निर्वात या वायु, कोई माध्यम होता है, पानी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, फिर उसके लिए उसका नीचे प्रावैद्युतांक या प्रावैद्युत जो भी होगा उसका लगेगा उसमें, ठीक। ये होती है विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ये जो एप्सिलॉन होता है ना, ये निर्वात वाली लगेगी। माध्यम में होगा तो माध्यम वाली लगेगी। हम सामान्य सूत्र निर्वात में ही बनाते हैं, हवा में निर्वात में बनाते हैं। तो ये विद्युतशीलता जो है ε0 होती है, इसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होती है, वो लगा लिया आपने, ठीक। मैंने सारी बातें एक बार फिर याद दिला दी आपको। चलिए अब इसका काम खत्म हुआ, सूत्र याद आ गए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर दिस, है ना। चलिए अब विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हमारे पास दो ऐसे बिंदु हैं हमें जिन पे विद्युत क्षेत्र बनाना होता है, समझना होता है, ठीक। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, एक होता है आर्बिट्री पॉइंट, यानी कहीं भी कोई बिंदु ले लें। एक होता है कि हम द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु लें,
अक्षीय स्थिति में, है ना, एक लंबवत स्थिति में इक्वेटोरियल लाइन एक बना ले, लंबवत बना ले, तो एक उस पे होता है। अब उससे पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम ये समझ लें कि डाइपोल का जो विद्युत क्षेत्र है उसका अस्तित्व कैसा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार हैं, तो ये भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपना फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो कितनी बढ़िया बात बता रहा हूँ, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये देखो किसके कारण, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर आता है पेपर में कि भाई डाइपोल का जो विद्युत क्षेत्र है उसे खींच के दिखाओ, विद्युत बल रेखाएं बना के दिखाओ, है ना। चलिए कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, है ना। अब हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ देखो मैं बताऊंगा तुमसे कि लोग बनाते हैं लेकिन क्या गलती करते हैं, लोग बनाते हैं रेखाओं को, क्या गलती करते हैं बताइए। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ कैसे, क्या गलती होती है वो मैं बताऊँगा आपको, नंबर कहाँ कटेगा मैं बताऊँगा आपको। चलिए हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, नेगेटिव में जाएंगी, ये बात पक्की है। ये देखिए बना दी मैंने विद्युत बल रेखाएं, और ये बात पक्की हो गई कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, एक दो रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, है ना, ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह होती है कि देखिए मैंने इस धनात्मक आवेश से कहाँ आपका नंबर कटता है, कहाँ गड़बड़ी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या चेक होगा, मैंने पॉजिटिव आवेश से कितनी रेखाएँ निकाली हैं, ये कंसेप्ट है। ठीक, अब देखो कितनी रेखाएँ निकाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 रेखाएं निकाली हैं। आवेश दोनों बराबर हैं, डाइपोल में दोनों आवेश बराबर होते हैं, इसका मतलब उसमें भी 9 रेखाएं जाएंगी, तो मुझे उसमें भी 9 रेखाएं लेके आनी हैं। बस यहाँ गलती होती है, यहाँ गलत हो जाता है, रेखाओं की गिनती बराबर नहीं की जाती, यहाँ पे नंबर कट जाता है। यानी वो पूरी जो रेखाएं आपने बनाई हैं, जो आपने खींचा है विद्युत क्षेत्र, वो पूरा कट जाएगा, आपका गलत हो जाएगा वो। तो क्या करना है, देखिए कितनी रेखाएं हो गई इसमें, 1 2 3 4 5, तो 4 रेखाएं और लेके आओ, 1 2 3 4, ऐसे, है ना। तो 4 रेखाएं और लेके आनी है, देखो इसमें कहीं से लानी है ये रेखाएं, और आते हुए दिखानी है आपको ये रेखाएं, ऐसे आ रही हैं, देखो आ रही हैं रेखाएं, है ना, ये देखो ऐसे। अब जरा गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है विद्युत क्षेत्र। और क्या बात ध्यान रखनी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आवेश के परिमाण दोनों तरफ बराबर हैं। ठीक, अब इसमें दो रेखाओं के बीच का कोण, किन्हीं दो रेखाओं के बीच का कोण, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो रेखाओं के बीच का कोण जो इधर होता है वो इधर भी होता है। देखो दो रेखाओं के बीच का कोण मान लीजिए यहाँ थीटा है, और यहाँ भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक, यहाँ मान लीजिए दो रेखाओं के कोण का बीच का कोण अल्फा है, तो यहाँ क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक, यानी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। यहाँ से रेखाएं निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश में घुसेंगी, और ये एक सिमेट्री होगी। सिमेट्री से मतलब बिल्कुल वैसा ही होगा, चारों तरफ बिल्कुल बराबर की स्थिति होगी। ठीक, चलिए समझ में आ गई विद्युत रेखाएं कैसे बनेंगी और उसमें क्या बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक, मतलब अगर यहाँ चाहें ना, हम यहाँ चाहें तो किसी भी ऑर्डिनरी किसी पढ़ने वाले को, किसी जानने वाले को हम यहाँ फंसा सकते हैं, हम यहाँ पे फंसा सकते हैं उसको। संख्याओं की गिनती वो ठीक नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा उसका। अगर उसकी संख्याओं में यहाँ कोण बना दूँ, मैं यहाँ कोण 30 कर दूँ, यहाँ कोण 45 कर दूँ, वहाँ फंसा दे, कहीं भी आप फंसा सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने में ज्योमेट्री का ध्यान रखा जाए, उनकी संख्या का ध्यान रखा जाए। चलिए अब आते हैं अगले बिंदु पर।
अब आया विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब ये कहते हैं पहले बनाते हैं इसको अक्षीय स्थिति में, है ना। देखो पहला क्या है, अक्षीय स्थिति में या अक्ष पर, है ना। ऐसे लिख देते हैं, दूसरे तरीके से लिख देते हैं द्विध्रुव के अक्ष पर, है ना। ऐसे लिखते हैं, देखो द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, है ना। ऐसे लिखते हैं। अक्ष, अक्ष क्या है, कहाँ है अक्ष। पहले बनाते हैं क्या, पहले बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव प्लस और माइनस, ऐसे, ठीक। यह आवेश कैसा है, यह है प्लस क्यू वाला और यह है माइनस क्यू वाला, ठीक। अब इनको मिला देते हैं, देखो ऐसे मिला दिया मैंने ऐसे। तो इस पे मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ। ये क्या है, कोई पॉइंट कहाँ ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वही उसका अक्ष है, और उसके अक्ष पर एक बिंदु लिया मैंने जो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूर है, यानी उसकी दूरी सामान्यतया ज़्यादा है, ठीक। अब यहाँ पर हमने पहले ही समझ लिया कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दोनों दूरियों को हम ए लेते हैं ताकि गणनाएं करने में हमें आसानी हो, ऐसे। और ये है द्विध्रुव का केंद्र। केंद्र से एक ही दूरी को आर मान लीजिए, यानी केंद्र से जो एक ही दूरी है इसको क्या मान लो, इसे आर मान लीजिए, ऐसे। देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा बिल्कुल कौन सी दूरी आर है, केंद्र से एक ही दूरी आर है। इसके बाद ये वाली दूरी कितनी बनेगी, देखो प्लस वाले से कितनी बनेगी, प्लस वाले से बताओ कितनी बनेगी, ये बन जाएगी आर प्लस ए, ये बन जाएगी। देखो केंद्र तक की दूरी कितनी है आर, और ये पूरी कितनी बन जाएगी आर प्लस ए। इसमें ये वाला ए और जुड़ जाएगा, देखो ये वाला ए, और ये कितनी बन जाएगी, ये कम हो जाएगी थोड़ा सा। इसमें क्या जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं, घटेगा, ए घट गया, देखो, ठीक। तो बिंदु ए जो अक्ष पर है वो आर पर है, आर उसकी दूरी है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो कितना सीधा हो गया मामला। तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, ऐसे। अब अगर हम बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र देखें तो कुल मिला के किस प्रकार होगा। अभी मैंने बताया था आपको याद भी होगा पिछले, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र। तो ए पर जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों आवेशों के कारण होगा। जो प्लस का होगा आगे की तरफ, देखो ये है ई पॉजिटिव की वजह से, और ऋणात्मक वाले का पीछे की तरफ होगा, ये है ई नेगेटिव की वजह से, ऐसे देखो, ठीक। इन विद्युत क्षेत्रों पर अगर दिशा लगाते हो तो इन्हें एक्स अक्ष पे रखने पर, एक्स अक्ष पे रखने पर एक पे लगेगी दिशा आई कैप, एक पे लगेगी माइनस आई कैप। अगर इन्हें इसी तरीके से दोनों दिशाएं देखते हो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो घटेगा, यानी प्लस वाले में से माइनस वाला घटेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम आगे की दिशा को प्लस मान लेते हैं ऐसे, और पीछे की दिशा को माइनस मान लेते हैं। हम क्या मान रहे हैं, आगे की तरफ जाते हुए पॉजिटिव यानी प्लस में मान लेते हैं, पीछे को नेगेटिव मान लेते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ए पर इसे लिखते हैं ई ए, ऐसे, ठीक। और साफ साफ समझ में आ गया कि भाई प्लस वाले का आगे की तरफ मान लिया हमने और एक का हमने पीछे की तरफ मान लिया, ऐसे। दिशाएं लगा देने पर आप देख रहे हैं कि दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हैं तो घट जाएंगे। अगर एक ही दिशा में होते तो जोड़ देते। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो उसमें दिशा मायने रखती है, दिशा के हिसाब से वो काम करती है, ठीक। तो अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, देखो इसका मान रख देते हैं कितना होता है। तो सूत्र क्या बता रहा है, सूत्र क्या बता रहा है, देखो
ई ए, सूत्र बता रहा है 1/4πε0, कॉमन ले लूँ Q अपॉन, कितनी दूर है आवेश प्लस वाला, प्लस वाला आवेश कितनी दूर है बताओ, देख के बताओ, R प्लस ए पे है, तो इसे R प्लस ए पे लिख देता हूँ, R प्लस ए का वर्ग माइनस यानी ये वाला। अब ऋणात्मक आवेश कहाँ पर है, ये रहा, कहाँ पर है, R माइनस ए पे है, तो R माइनस ए पे ऋणात्मक आवेश है। इस ऋणात्मक आवेश का जो चिन्ह होता है माइनस Q, ये नहीं लगा करता बलों में, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में क्या लगती है इसके बदले में, दिशा लगती है। तो दिशा हम बना चुके हैं, ऋणात्मक आवेश की दिशा उल्टी है, तो ये दिशा के हिसाब से ही मान लगेगा। ये माइनस मान लो वहाँ लगा दूँ मैं, ठीक, कुछ लोग कर भी देते हैं, माइनस वाले का माइनस में फील्ड लगा देते हैं, वो कोई नियम नहीं है। हमें क्या करना है, माइनस वाले का फील्ड विपरीत दिशा में करके फील्ड के हिसाब से लगाना है। तो इसका मतलब फील्ड हो गया उल्टा, तो घटेगा, तो माइनस यहाँ मैंने ये वाला लगा दिया, और ये बिल्कुल वैसी चीज़ है, R माइनस ए पर है, ये देखो ये आ गया बिल्कुल ऐसे। तो समझ रहे हैं कि जो माइनस आया है ये माइनस, ये आवेश का माइनस नहीं है, बल्कि आवेश के कारण विपरीत दिशा में उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसी है, वो उल्टी है प्लस वाले से। तो प्लस वाले की दिशा कैसी मानी हमने, आगे की तरफ, तो इसकी मान ली पीछे की तरफ, बिल्कुल सरल सी बात है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ी जगह बना लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, देखो ई पॉजिटिव है ना, ये देखो अब ये जगह बनेगी देखो इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ई ए को फिर लिखते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब इसे हल कर लेते हैं, देखो Q अपॉन 4πε0, हल करने के बाद एलसीएम यानी लघुत्तम लेने के बाद, गुणा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, ठीक, क्या बन रहा है देखो, Q को मैंने कॉमन ले लिया, ये चीज़ यहाँ बाहर आ रही है, R माइनस ए और R प्लस ए, इनके वर्ग हो रहे हैं, नीचे लघुत्तम में या एलसीएम में इनकी गुणा हो रही है, ऐसा हो रहा है देखो मामला। अब इसको हल करें तो क्या आएगा, जैसे चाहे इसका वर्ग खोल देंगे तो जो चीज़ आएगी बस मैं वो लिख देता हूँ इस बार, ठीक है। Q ये आएगा -4QA और 4πε0 R² माइनस A² का वर्ग। देखो ये चीज़ बन के आ गई है, देखो इसको समझ लेना है, ये चीज़ क्या है, ये ठीक, ये बन के आ गया, ठीक। अब इसी में थोड़े बहुत परिवर्तन और करने हैं, बाकी ये जो चीज़ है आपके सामने जो लिखी रखी है यही है विद्युत क्षेत्र, यही वो सूत्र है, ठीक। इसको कहाँ किस स्थिति में कैसे लगाना है मैं ये बताऊंगा आपको, लेकिन सूत्र यही है, ठीक। अब देखिए इसको ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा इस सूत्र को हम ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे, चलिए ऊपर से हटा लेता हूँ, देखिए यहाँ ठीक करके दूंगा मैं आपको इसे। चलिए अब इसमें क्या करना है, देखो ये है 2Q, इसे अलग करके लिख लो, ई ए को वापस लिख रहा हूँ -2QA और ऐसे लिख देता हूँ, देखो 4πε0 R² माइनस A² का भी स्क्वायर, ऐसा बन गया। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास सामने आ गई जो हम पहले से परिभाषित कर चुके हैं, ये वाली चीज़ आ गई, देखो ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ आ गई, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है। अगर द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें इसका तो कितना बनता है, P बनता है 2QA, ये बनता है। देखो ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है, जो बिल्कुल शुरू में हमने पढ़ा था, ये वही चीज़ है। अब इसको यहाँ क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे मैं P लिखूंगा, देखो इसकी जगह पे P, ये लिख दिया मैंने P, ठीक, बदल दिया मैंने, ठीक है। अब कहता है और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ, अच्छा और क्या कर सकते हैं, कह रहा है आदर्श स्थिति में, यदि आदर्श स्थिति में R बहुत 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 बड़ा है A से, ठीक, तो एक छोटा सा काम और हो सकता है, छोटा सा काम और हो सकता है, क्या होगा
ये ए यहाँ से छूट जाएगा आर की तुलना में, और ऊपर जो एक आर था वो लिखना पड़ेगा। ठीक, ऊपर एक आर बचा हुआ था -4QR, है ना, वो आर जो है यहाँ से आ रहा था, नीचे हो सकता है उस आर को 2PAR, है ना, 2QAR जो है हल करके आया था ना उस चीज़ को, तो वो आर जो है यहाँ से कट सकता है। अब जो कैसे बनेगा, EA -2PR और 4πε0 आर की पावर 4 हो गई। देखो जैसे ही इसे छोड़ोगे ना तो आर की पावर 4 बन जाएगी। ठीक, तो कन्फर्म करें कि ये आर यहाँ पे आएगा। इससे पहले इस वीडियो को ना थोड़ा सा पीछे हटा के देख लो कि कहीं ये आर मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। ये आर जो है चेक कर लो एक बार, क्योंकि जब हम हल करेंगे उस चीज़ को जो मैंने बताई थी, स्क्वायर खोलेंगे ठीक करेंगे तो आर निकल के आएगा 2QAR, यानी -4QAR ऐसे आएगा। ठीक है, अब ठीक है, उसको मॉडिफाई किया, 2QA को मैंने P लिखा, है ना। ओके, चेक हो गया। अब आगे चलते हैं। इसको चेक होने का बाद ये देखते हैं क्या बचा। देखो ये कार पावर कट गई तो कितनी पावर बचेगी, यहाँ पे 3 बचेगी। अब कुल मिला के देखो, फिर ठीक कर रहा हूँ मैं, इस आर को मैं अब हटा रहा हूँ यहाँ से। देखो ये कितनी पावर बची, ये बची 3। ओके ठीक, तो ये है क्या, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। ये किस तरफ है ये भी देखना पड़ेगा हमें कि ये किस तरफ है। ये परिणामी क्षेत्र कैसा आया, माइनस में आया। माइनस की दिशा कौन सी है, ऋणात्मक दिशा कौन सी है, इस तरफ की दिशा है। तो इस तरफ जो दिशा है देखो, माइनस से प्लस जाते हुए इधर P की दिशा है। पक्का याद करें, P की दिशा क्या होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, P की दिशा होती है। ठीक, तो P की दिशा है तो डायरेक्ट वेक्टर लगा सकते हो। देखो ये लगा दिया मैंने, लो ये लगा दिया, यानी P की माइनस से प्लस P की दिशा में ही ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो बात समझ गए होंगे। अब ये ब्रैकेट व्रैकेट हटा के इसको ठीक करके लगा लो। देखो ऐसे, ठीक, ये बन गया। देखो -2P ये वाली चीज़ आ गई। ठीक, अब ये जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र है ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि प्लस के चार्ज के पास है। ठीक, सॉरी, माइनस के चार्ज के ये पास है। अगर विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं को देखें तो देखो यहाँ से मैं बना रहा हूँ, यहाँ से रेखाएं निकलती हैं और यूं घूम के यहाँ इधर आती हैं। तो यहाँ देखो आवेश, ऋणात्मक आवेश के पास किधर को आ रही है फील्ड, इधर को आ रही है, और यहाँ किधर को जा रही है, इधर को जा रही है। ऐसे यूँ इस तरीके से जा रही है। ठीक, यूँ घूमती है तो दिशा नहीं बदल रही है। देखो यहाँ पर कैसी फील्ड है, यूँ आ रही है, इधर को प्लस से भी बाहर जा रही है। तो फाइनली क्या है, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर वो बीच में वो कैसा आ रहा है, माइनस से प्लस से माइनस की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो विद्युत क्षेत्र है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, चार्ज के बीच में, आवेशों के बीच में। लेकिन आवेशों के बीच के अलावा जो जगह है ऐसे इधर, इस पे ऐसे घूम के आता है, यूँ घूम के आता है। तो इसका मतलब हो गया कि आवेश ऋणात्मक में विद्युत क्षेत्र आना है, ये देखो ये बना हुआ आ रहा है परिणामी विद्युत क्षेत्र, और प्लस वाले आवेश से बाहर के लिए इसको जाना है तो जा रहा है। तो मतलब यहाँ देखें आवेशों के बाहर, इस जगह पे देखें या इस जगह पे देखें, तो ये चीज़ है वो जो दिशा बता रही है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बता दी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है माइनस से प्लस की तरफ, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र है। आवेशों के बीच में नहीं, बाहर की तरफ, बाहर अगर चले जाएं अक्ष पे, बाहर चले जाएं। आवेशों के बीच में उसकी दिशा कैसी है, विपरीत है। जबकि अभी आपने बनाया था विद्युत क्षेत्र तो प्लस से माइनस की तरफ, यहाँ पे कैसी है दिशा, प्लस से माइनस की तरफ है, और यहाँ कैसी आ रही दिशा, यूँ विद्युत क्षेत्र घूम के आ रहा है। तो यहाँ पे कैसी आ रही है, माइनस की तरफ, यहाँ प्लस से बाहर की तरफ। तो देखो यहाँ पे दिशा, इसको ठीक से याद करना है। देखो यहाँ पे दिशा और यहाँ पे दिशा एक ही है। ठीक, जो किस दिशा में है, द्विध्रुव की दिशा में है, ई की दिशा। ठीक, अगर दिशा लगाएंगे तो ई की दिशा पी की दिशा में है, तो इसे हटा देंगे। देखो कितनी देर के बाद मैंने सारी बात समझा कर ये हटाया है। समझ रहे होंगे आप बात कि पी की जो दिशा है वही ई की दिशा है। तो अब देखो माइनस हट गया, अब ये दिशा लग गई।
ठीक, कन्फर्म हो गया कि माइनस क्यों हटा, है ना, क्योंकि दिशा दोनों की सेम है। परिमाण में ये चीज़ है, अगर दिशा लगा दूंगा तो दोनों इस तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि P की दिशा यहाँ पे E की दिशा है, बाहर भी E की दिशा है। तो कुल मिला के अगर दिशा लगाता हूँ तो ये चीज़ सामने आ जाएगी मेरे बन के। ठीक, ओके। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आवेशों के बीच में दिशा उल्टी है, आवेशों के बीच में दिशा प्लस से माइनस की तरफ है। ठीक, बात कंफर्म हो गई होगी, बिल्कुल याद हो गई होगी। ठीक, परिमाण में ये है, दिशा लगा दूं तो ये है। ओके, लग गई दिशा। चलिए, अब बन गया हमारा अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब इस सूत्र से क्या बात समझ में आ रही, सूत्र किस प्रकार काम कर रहा है, सूत्र में क्या देखा जा रहा है। सूत्र में तुम देख रहे हो कि जो विद्युत क्षेत्र है उसमें नीचे r की पावर 3 है, यानी अगर सिर्फ एक आवेश का विद्युत क्षेत्र देखें, एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र देखें, तो उसमें r की पावर कितनी होती है, नीचे 2 होती है, k3/r² होता है, वो डाइपोल का प्रोपोर्शनल होता है r³ के। तो क्या भिन्नता है बिंदु आवेश और डाइपोल के फील्ड में, क्या भिन्नता है, देखिए इसको, भिन्नता को, जो डिफरेंस है इसको पक्का समझना है, याद करना है, क्योंकि सवाल बनता है इस चीज़ पर। मान लीजिए बिंदु आवेश है, देखिए तो कितना विद्युत क्षेत्र है, ये है k3/r²। इसको समझना है चीज़ को। ठीक, और अगर विद्युत द्विध्रुव है, अगर विद्युत द्विध्रुव है तो सर अब तो याद हो गया हमारे यहाँ, तो कितना है, ये है 2kp, है ना, kp लिख देते हैं, 2kp/r³। देखिए ये फर्क है, यहाँ पे क्या लगा, इसमें आवेश लगा, यहाँ पे क्या लगा है, द्विध्रुव का आघूर्ण लगा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसे समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती में लिखूं तो विद्युत क्षेत्र कैसा है, विद्युत क्षेत्र है 1/r²। ठीक, जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। और ये कैसा है, ये है 1/r³। ठीक है, बस अब इसे समझ लीजिए आप। ठीक, यानी बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, दूरियां कहाँ से ली गई हैं, ये आवेश के केंद्र से ली गई है, ये द्विध्रुव के केंद्र से ली गई है। दोनों ही केसों में केंद्र से ही दूरी ली जाती है, आवेश है उसके केंद्र से लेते हैं, द्विध्रुव के भी केंद्र से लेते हैं। तो ये जो फर्क है इसको याद कर लेना है, समझ लेना है इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।